हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम। इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, स्टाइपेंड कितना मिलता है, प्रिपरेशन लेवल कैसी रखनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है, एप्लीकेशन फी कितनी होती है, फेलोशिप कैसे होता है, एज वेल एज एग्जाम मोड, एज वेल एज उसका लैंग्वेज कैसे होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है रिगार्डिंग द आईसीएमआर। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम इन जनरल बातें करेंगे कि आईसीएमआर क्या है, इसका स्कोप क्या है, उसके बाद मैं आपको 2021 से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज दिस आईसीएमआर। तो देखिए, आईसीएमआर जो है ये भी एक टाइप का आप कह सकते हो एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया जाता है फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ। ठीक है, और ये जीआरएफ का अवार्ड आईसीएमआर देता है, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। इस अवार्ड लेटर के थ्रू या जीआरएफ को क्लियर करके या आईसीएमआर एग्जाम को क्लियर करके स्टूडेंट जो है अपने आप का खुद का जो है इनरोलमेंट पीएचडी के लिए करवा सकता है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज में, नेशनल लेबोरेटरी में, एज वेल एज इंस्टीट्यूशन में, ताकि वो जो है अपने पीएचडी को पूरा कंप्लीट कर सके, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पोजीशन को पा सके। ठीक है, फेलोशिप विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पीएचडी इनरोलमेंट। लेकिन फेलोशिप जो है आपको तभी मिलती है जब आप पीएचडी के लिए इनरोल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी में अब स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर की हो गई है। मतलब कि आप 1 साल के अंदर अंदर आईसीएमआर का जो स्कोर कार्ड मिलता है, यानी जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी अब 1 ईयर हो गई है। पिछले टाइम तक वो 6 महीने की थी, बट अब जो है इसको 1 ईयर कर दिया गया है। तो जब आप इस स्कोर कार्ड को यूज करके पीएचडी के लिए इनरोल कर लेते हो तभी आपको फेलोशिप मिलती है, यानी जो स्टाइपेंड होता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, और ये फेलोशिप तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक आपका पीएचडी ना हो जाए। मेनली अगर कहा जाए तो रफली 5 इयर्स के ड्यूरेशन में। इसके बाद आती है इसका स्कोप क्या है, आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम का स्कोप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको पीएचडी का पोजीशन मिल सकता है, मतलब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खुद को इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पीएचडी के अलावा आप प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए डिपेंड करता है कि आईसीएमआर ने जो है उनका एक वैकेंसी निकला हुआ रहना चाहिए, तभी आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो अगर एक सोल तरीके से हम फोकस करें तो आईसीएमआर रिलेटेड लाइक जो अवार्ड लेटर्स होते हैं वो मेनली हेल्प करते हैं आपको पीएचडी में, और एक माइनर बेसिस पे ये प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट दी फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप क्या है, कितना मिलता है, एवरीथिंग। तो देखिए, टोटल जो है 150 फेलोशिप मतलब कि फिक्स की गई है, जिसमें से टोटल 120 फेलोशिप लाइफ साइंस के लिए दी गई है, जिसको कि हम बायोमेडिकल साइंस कहते हैं। यानी आप अगर लाइफ साइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 120 फेलोशिप है, यानी 120 आप कह सकते हो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है फॉर दी जेआरएफ। और बाकी जो 30 होती हैं 30 फेलोशिप, क्योंकि टोटल 150 है, 150 में से 120 फॉर लाइफ साइंसेस, 30 फेलोशिप जो होती है वो सोशल साइंस के लिए होती है, जो कि हम साइड में रख देते हैं। हम मेनली फोकस करते हैं लाइफ साइंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो फेलोशिप है ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला तो 120 फेलोशिप जो है वो सिर्फ लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती है, बाकी 30 जो है सोशल साइंस के लिए रखी जाती है। ठीक है, और इसको क्लियर करने के बाद, मतलब कि जो जेआरएफ प्रोग्राम होता है उसे क्लियर करने के बाद आप खुद को पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हैं बायोमेडिकल या फिर हेल्थ रिसर्च ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी और एमसीआई। नेक्स्ट आता है कि सेकेंड वाला जो प्रोजेक्ट के लिए मैंने कहा था, तो प्रोजेक्ट का पोजीशन जो है, जैसे कि लास्ट 2 साल से प्रोजेक्ट के लिए बच्चे निकाले नहीं जा रहे हैं। होता ये था एक्चुअल में कि 120 बच्चे जेआरएफ के लिए सेलेक्ट होते थे, 100 बच्चे प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट होते थे। लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट से देखा नहीं जा रहा है कि वो जो है प्रोजेक्ट के बच्चे भी निकाल रहे हो, वो प्रोजेक्ट का लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इस बार उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अनदर 100 कैंडिडेट लिस्ट may or may not be declared for the consideration for the position of the GRF under the various research project funded by the ICMR। तो ये जो 100 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होते हैं अपार्ट फ्रॉम 120 तो अलग से सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद 100 और नाम निकाले जाते थे। तो इस बार इन्होंने मेंशन किया है कि ये नाम जो है डिक्लेयर किया भी जा सकता है या किया नहीं भी जा सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो बच्चे इस 100 में सेलेक्ट होते थे, इस 100 की लिस्ट में, एक्चुअल में वो एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होते थे।
तो आईसीएमआर जो प्रोजेक्ट निकालता है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते थे, अच्छी खासी स्टाइपेंड भी मिलती थी। तो उसी के लिए कहा गया है कि वो बच्चे जो हैं मतलब कि उनका डिक्लेरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो आपको आईसीएमआर की वेबसाइट इस पे देखने को मिल सकता है, icmr.nic.in। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फी की, जो नॉर्मली एप्लीकेशन फी होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैटेगरी के लिए इट्स 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर एप्लीकेबल होते हैं तो। एससी एसटी के लिए इट इज 1200 एंड पीडब्ल्यूबीटी के लिए जो है इनके लिए कोई भी फी नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। तो सी एमएससी एंड एमए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री रखने वाले स्टूडेंट जो हैं विद 55% मार्क्स इन द कैटेगरी ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका एमएससी है, एमएससी किसी भी ब्रांच में हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कौन सा होगा या क्या नहीं होगा। जिस भी ब्रांच में आपका एमएससी है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो, और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये जो है ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है अ कैंडिडेट हु इज अपियरिंग और हैज अपियर्ड इन द फाइनल एग्जाम, यानी ऐसे बच्चे जो कि अपने 4th सेमेस्टर में हैं या फिर 6th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, विच एवर इज एप्लीकेबल एंड फाइनल ईयर वेयर द सेमेस्टर सिस्टम इज नॉट देयर of MSc or MA or equivalent examination during the session 2021 can also apply for the exam as a RA, that is result awaited. Such candidate will have to submit the attestation format given in the Annexure 1 duly certified by the head of the department or institute over his or her signature and rubber stamp with the address and the name where he or she is appearing in the final year of examination. तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं मास्टर के, ठीक है, या फिर एमए के, डिपेंडिंग की आपका सोशल साइंस आप सेलेक्ट कर रहे हो या फिर लाइफ साइंस सेलेक्ट कर रहे हो, हम यहाँ पे लाइफ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप एमएससी के फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हो या फिर अपीयर हो चुके हो और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। आपको रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में एग्जाम को मतलब कि एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि यू आर अपीयरिंग और यू हैव अपीयर्ड या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो वहां पे आरए का ऑप्शन आएगा, आपको जो है उसे टिक कर देना है। आरए के लिए एक अलग से फॉर्म आता है, मेरे पास होगा, यस, ये देख सकते हैं आप फॉर्म, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल भरना है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से अपने एचओडी का सिग्नेचर अलॉन्ग विद द प्रॉपर एड्रेस और रबर के स्टैंप के साथ जो है इसको फिल करवाना है। फिल करवाने के बाद वापस से इसका एक स्कैन कॉपी को जो है आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रखोगे और इसको अपलोड कर दोगे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो ये है अटेस्टेशन वाला फॉर्म जो कि आपको आईसीएमआर की वेबसाइट से ही मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। However, such candidates shall be admitted to the exam provisionally and shall be considered eligible for GRF only after they submit the proof of having passed the master degree examination with the requisite percentage. The MSc or MA or equivalent degree mark sheet must be submitted to the ICAR latest by the 31st of December 2021. तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप MSc के स्टूडेंट हो और अपीयरिंग हो या अपीयर हो चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जीआरएफ के लिए, आपका सिलेक्शन के बाद जो है आपको अपना जो फाइनल डिग्री होगा, क्वालिफाइंग डिग्री, जिसमें कि ये डिक्लेयर होगा कि आपने जो है इस अपने कॉलेज से एमएससी को पास आउट कर लिया है विद अ गुड परसेंटेज, वो आपको 31 दिसंबर 2021 तक आईसीएमआर को भेज देना होगा। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपका जो अवार्ड लेटर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से जो है आपको क्लियर हो गया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट मेनली 28 ईयर्स देखी जाती है। ठीक है, अब 28 ईयर्स करता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में आईसीएमआर की, यहाँ पर जो है आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है। ठीक है, जैसे कि हर बार जब भी एग्जाम निकलता है वहां वो जो है यहाँ पर एक डेट दे देता है कि किस डेट के अनुसार आपका 28 ईयर्स कंप्लीट रहना चाहिए। लेकिन इन जनरल हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है 28 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए।
up to the 5 year in case of the candidates belonging to the SC, ST, PWBD and the female candidates and 3 years in case of the OBC कैटेगरी। तो अगर आप सिंपल सी भाषा में कहें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आपका एज 28 ईयर्स होना 28 ईयर्स से उससे कम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर आप SC, ST, PWD एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल या फिर बाकी कोई कैटेगरी, वो सारी की सारी फीमेल और SC, ST और PWBD इन सब के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है और OBC की कैटेगरी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये हो गया आपकी एज लिमिट। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है यूजीसी के थ्रू मेनली डिक्लेयर किया गया है कि क्या होगा, और साथ ही साथ आपको आईसीएमआर की वेबसाइट पे आईसीएमआर के कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे ये समझने में कि एग्जाम का पैटर्न कैसा चलता है। अब सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में आज ही डिस्कस करूंगी, तो वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन एज वेल एज एग्जाम का ओवरऑल समरी क्या है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ड्यूरेशन यहाँ पर 2 आवर्स है। लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन निकला था आईसीएमआर का, आई डोंट नो उन्होंने वहां पर जो है 1.5 आवर्स क्यों मेंशन किया था, माइट बी वो उनके थ्रू गलती हुई होगी या फिर उन्होंने वापस से जो है इस रूल को चेंज कर दिया होगा, व्हाट्सएवर। लेकिन इस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, दैट इज 120 मिनट्स का। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम डिपेंड करता है कि क्या होगा 2021 के लिए, तो ये डेट जो है डिसाइड की गई है 12 सितंबर की। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट जो होते हैं वो मेनली एक देखा जाता है, आफ्टरनून के टाइम पे 3 PM पे हो सकता है और ये वैरी करता रहता है, कभी 3 PM पे होता है, कभी सुबह सुबह 9 PM पे भी हो सकता है। इट कैन वैरी डिपेंडिंग कि कौन सा अटेम्प्ट हो रहा है और आईसीएमआर क्या डिसाइड कर रहा है। लोकेशन जो है 21 सिटीज को रखा गया है इन इंडिया। लैंग्वेज जो होता है पेपर का दैट इज इंग्लिश। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्किंग सिम के बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए ओवरऑल जो है पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एक सेक्शन ए आता है जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं, सारे कंपल्शन होते हैं, 1 मार्क्स एक क्वेश्चन को दिया जाता है, नेगेटिव 0.25 हो जाता है। फिर सेक्शन बी आता है लाइफ साइंस का, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव आपका कटता है 0.25 का। सेक्शन सी जो होता है वो लाइफ साइंस के लिए नहीं होता है, वो सोशल साइंस के लिए होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन का टाइप MCQ होता है। ठीक है, जो मोड होता है क्वेश्चन का वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं 150। टोटल मार्क्स जो होता है पेपर का वो होता है 125। टोटल टाइम 2 आवर्स का दिया जाता है। लैंग्वेज पेपर का इंग्लिश होता है एंड कंबाइंड कट ऑफ होता है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलाकर आपने कितना स्कोर किया है उस पूरे कट ऑफ को लिया जाता है। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी का कट ऑफ अलग अलग देते थे वो लोग, लेकिन अब जो है कंबाइन कर दिया है, तो अब कंबाइन कट ऑफ निकलता है, अलग अलग कट ऑफ नहीं निकलता है। ठीक है, ये रहा पूरा एग्जाम का पैटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब सिलेबस जो है जनरल एप्टीट्यूड में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, इसका सिलेबस आपको जल्दी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। साइंटिफिक फिनोमिना, ठीक है, स्काई ब्लू क्यों है, रेनबो कैसे, मतलब कि रेनबो जो उसका अपीयरेंस है वो ऐसे कैसे हो जाता है, क्योंकि 12th में आपको याद होगा 10th 11th 12th क्लास में जो हम साइंटिफिक फिनोमिना पढ़ते थे ना कि सन जो है शाम के टाइम पर ऐसे डार्क कलर में क्यों नजर आता है, रेड कलर की लाइट जो है वो बहुत दूर तक क्यों दिखाई देती है, ये सब जो होते हैं सब साइंटिफिक फिनोमिना होते हैं। मतलब कि जो एक तो होता है एक जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि हमने ये बात किया कि लाइट का ये कलर क्यों होता है, बहुत दूर तक क्यों नजर आती है। एक होता है साइंटिफिक फिनोमिना, स्काई ब्लू क्यों है। ठीक है, और ये इतनी टाइप की जो चीजें होती हैं वो सब साइंटिफिक फिनोमिना में आ जाती हैं। फिर कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें भी आती हैं। स्टैटिस्टिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 12 से 15 मार्क्स के चले आते हैं, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। लाइफ साइंस में और क्या क्या चीजें आती हैं, बायोकेमिस्ट्री हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, फार्माकोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो ये एक रफ एस्टिमेशन है आपके सिलेबस का। इस तरीके से जो है ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है। अब जो पेपर आता है वो CSR जैसा नहीं आता है। CSR में आपने पार्ट बी के क्वेश्चन देखे होंगे। CSR में जो पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं उसके लेवल से भी थोड़ा सा कम लेवल का जो है आईसीएमआर का पेपर होता है। मतलब पार्ट बी में जितने टफ क्वेश्चन आप CSR में देखते हो उससे भी ज्यादा इजी आईसीएमआर का पेपर होता है, क्योंकि आईसीएमआर में इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है, सारे के सारे फैक्ट्स पूछता है। जो रटने वाली चीजें होती हैं, जो याद रखने वाली चीजें होती हैं, मैक्सिमम ये वही पूछता है।
बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो लास्ट 2 साल के पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग पेपर होता है और कॉन्फिडेंस भी अच्छा देता है, क्योंकि जब आप सीएसआर नेट के लेवल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपको आईसीएमआर के लेवल का पेपर मिलता है, तो आपको लगता है कि ये क्या है, ये इतना आसान भी कोई पेपर हो सकता है। तो इस टाइप से होता है। लेकिन यस, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, जिसके कारण जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 120 ही सीट है और कट ऑफ भी इसकी थोड़ी सी हाई जाती है। ठीक है, तो क्योंकि सीट की अवेलेबिलिटी कम है, इसीलिए सिलेक्शन कम होता है। फाइन, ये तो हो गया इन जनरल आईसीएमआर क्या है, मैंने इन जनरल बेसिस पे डिस्कस कर लिया। अब मैं 2021 ओरिएंटेड जो है बातें बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर बात कहूं तो यहाँ पे जो है एग्जाम को कंडक्ट किया गया है मेनली 12 ऑफ सितंबर को, जो कि है संडे का दिन, ये याद रखना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट जो डेट है फॉर्म को फिलअप करने का, वो आज से शुरू हो गया, यानी 1 जुलाई 2021 से शुरू हो गया है, और लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2021 की रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम का डेट जो है वो होगा 12 ऑफ सितंबर 2021। पेमेंट जो है आपको इसी पीरियड में कर देना है, यानी 1 से 31 जुलाई के बीचों बीच जो है आपको कर देना है। पेमेंट का मोड जो है वो होगा डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ब्रोशर को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आप ब्रोशर को नहीं पढ़ेंगे तो जो बातें वहां लिखी गई हैं आपके हेल्प के लिए, उसके लिए आप XYZ के से मतलब पर्सन से जो है पूछते रहेंगे और किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन आपको जितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है, सारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ही दिया हुआ है, तो आपको वहां से पढ़ना है। एक बार प्लीज अच्छे से ब्रोशर को पढ़िए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, रेगुलर विजिट करते रहिए icmr.nic.in वेबसाइट पे, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज अनाउंसमेंट मिल सके रिगार्डिंग द ICMR एग्जामिनेशन। और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है एप्लीकेंट आर ऑल्सो एडवाइज टू डाउनलोड एंड टेक द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप लास्ट में जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, जो फॉर्म अभी निकला है, तो उसका एक और कॉपी भी जनरेट होता है। आप चाहो तो उस कॉपी को प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो। पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड, अगर आपके पास कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से आप किसी से बात करना चाहते हो या फिर कुछ चीजें जो है पूछना चाहते हो, तो ये सारे यहाँ पे लिस्ट दे के रखा है। मतलब कि यहाँ पर फोन नंबर के फॉर्म में दे के रखा है, ईमेल के फॉर्म में दे के रखा है, तो आप इन लोगों को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको किस चीज से रिलेटेड डाउट आ रहा है। नेक्स्ट, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड ऑल, ये सारी चीजें 2021 में भी फॉलो होंगी। 2 घंटे का ही पेपर होगा और एग्जाम 12 सितंबर को होगा, शिफ्ट 1 रहेगा और 3 बजे जो है एग्जाम होगा। ये 2021 की बात कर रही हूं मैं। इंग्लिश में पेपर होगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके, आई थिंक ये वाली चीज जो है स्कीम ऑफ एग्जाम जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि कितने टाइप के जो है सेक्शन होते हैं ABC और आपको कैसे अटेंड करना है, ये सारी बातें यहाँ पर बोल रखी हैं। सब्जेक्ट जो चले आते हैं लाइफ साइंस के अंदर, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है देखिए जरा। जैसे अभी मैंने बताया आपको, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस, वेटरनरी साइंस, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर चली आती हैं। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस ये सब नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में जो है डाल के रखा है कि इतने एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आप कोई माइक्रोबायोलॉजी कहता है तो माइक्रोबायोलॉजी इतना छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, कितना कुछ चला आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो इनका कोई डिटेल वर्जन में सिलेबस नहीं है, ये इन्होंने जितना मेंशन करके रखा है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हैं। लेकिन इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं ICMR में, बहुत फैक्चुअल बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट और आंसर की कब निकलता है। द आंसर की फॉर द ICMR JRF एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन ICMR न्यू दिल्ली वेबसाइट आफ्टर 3 days ऑफ एग्जामिनेशन। 3 दिन के बाद जो है मतलब कि जो आंसर की होती है वो इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाती है। आपको जो है आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि आप कितने नंबर मतलब कि स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो है गलत दे के रखा है,
तो आप उसके लिए वहां पे कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में फी पे करना होता है, क्योंकि आप जो है उस आंसर को चैलेंज कर रहे हो, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि उनका दिया हुआ आंसर गलत है, तो आपको एक प्रूफ के साथ जो है उनको चैलेंज करना पड़ता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो गलत है। तो आपको अपना एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ, एक रेफरेंस पॉइंट के साथ जो है उन्हें देना पड़ता है इन द फॉर्म, लाइक एक फॉर्म निकलता है उसको फिलअप करने के बाद। तो आप जो है आंसर की को यहाँ पे चैलेंज भी कर सकते हो। रिवाइज की आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन द ICMR वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और ये 3 दिन के बाद जब आंसर की निकलता है, फिर आपको कुछ टाइम स्लॉट दिया जाता है कि अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है अकॉर्डिंग टू दी अनाउंसमेंट कि वो कब बताते हैं कि फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग दे विल अनाउंस दी रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की के बेसिस पे निकाला जाता है। ओके फाइन। जो 2021 की एज लिमिट है वो कहा गया है कि 30/9/2021 यानी 30 तारीख सितंबर तक जो है एक पर्सन की एज 28 ईयर हो सकती है, दैट इज उसकी अपर एज लिमिट। अगर आपकी एज लिमिट 30 सितंबर 2021 तक 28 ईयर्स की है, मतलब कि अपर एज लिमिट, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग 28 ईयर्स से कम के हैं तो वो तो ऑब्वियसली भर सकते हैं। और फीमेल का, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि फीमेल का रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का, इसके अलावा SC ST PWD का भी रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का है। OBC की कैटेगरी में ये जो रिलैक्सेशन है एज का वो है 3 ईयर्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको बता के रखा है स्टाइफन के बारे में कि फेलोशिप जो है आपको 31,000 की दी जाती है पर मंथ। ये जो इस तरीके से, मतलब ये सबसे पहले जो है GRF के लिए बोल के रखा है। आफ्टर दैट GRF की पोजीशन से जब आप 3rd ईयर में जो है एज अ SRF पोस्ट हो जाते हो तो ये जो है इंक्रीज करके 35,000 की जा सकती है। लास्ट जो है हमारे पास चला आता है यहाँ पर स्ट्रीम का। तो हमारा जो स्ट्रीम है वो है लाइफ साइंस। तो हमारे लिए पार्ट बी जो है पेपर का जो पार्ट बी होता है वो जरूरी होता है, और पार्ट ए जो कि एप्टीट्यूड है वो कंपल्शन होता है। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करने कंपल्शन होते हैं। अब कंपल्शन का मीनिंग ये नहीं होता कि आपको नहीं आता है क्वेश्चन जबरदस्ती फिर भी उसको अटेंड कर रहे हो। कंपल्शन का मतलब ये होता है, या मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि ICMR वाले जो हैं उस 50 क्वेश्चन के 50 नंबर इवेल्युएट करेंगे, यानी वो जो है आपको पार्ट ए 50 नंबर में से आपको देखेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको जो है आता है क्वेश्चन तो आप करोगे, नहीं आता है तो वो आपको लीव करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे टेंटेटिव टेस्ट सेंटर देख रखा है सिटी का विद द सिटी कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सिटी में जो है ये ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट बात आती है कि कितने मार्क्स हम स्कोर कर ले तो क्वालिफाई होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही मेंशन करके रखा है, द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 55% ऑब्टेन्ड इन बोथ दी सेक्शन, दैट इज A, B और C तो हमें अटेंड करना नहीं है क्योंकि C हमारा सेक्शन नहीं है। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि वो आपको 55% से जो है अबव स्कोर करना होता है, तो चांसेस होते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और 50% मार्क्स उन बच्चों के लिए हैं जो कि SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका अगर मार्क्स 50% तक है तो चांसेस होते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको याद इस बात का रखना है क्योंकि सीट इनके पास 120 है, तो हाईएस्ट कट ऑफ के बेसिस पे जो है सिलेक्शन जाता है। सो विद दिस वी आर डन विथ ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कि ICMR से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली होंगी और आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप ये एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इसी टाइप के सिमिलर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।